आपको याद होगा बीते दिनों चुनावों से पहले जब हमारी पुरानी सरकार ने 17वीं लोकसभा के दौरान बजट पेश किया था, तो वो एक कंप्लीट बजट नहीं था, एक पूर्ण बजट नहीं था, बल्कि उसको इंटरिम बजट कहा गया था, क्योंकि उसके दौरान केवल कुछ निश्चित समय के लिए ही जो सरकार की राजस्व और प्राप्तियां थी उनको बताया गया था। अब सरकार जल्द ही अपना नया बजट पेश करने वाली है, कंप्लीट बजट पेश करने वाली है। और हमेशा से ट्रेडिशन रहा है कि बजट से एक दिन पहले भारत की लोकसभा में, भारत की राज्यसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बेसिकली हमारी अर्थव्यवस्था की पिछले एक साल की सिचुएशन क्या रही है, क्या सरकार के प्रयास रहे हैं इकोनॉमिक सेक्टर को लेकर के, सिचुएशन आगामी किस तरह की रह सकती है, एक वर्ष में क्या सिचुएशन आपको मिलेगी, उसको लेकर के एक लेखा जोखा पेश करता है, एक खाका पेश करता है, एक फ्रेमवर्क हमारे सामने पेश करता है। तो अब सरकार ने जो है इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है। ऐसे में हम आपके सामने इकोनॉमिक सर्वे का एक डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आए हैं। इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको 522 टोटल पेज देखने को मिलेंगे, जो कि सरकार की ओर से जारी किया गया है। हमने लगभग सभी जो चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स का एनालिसिस किया, उनकी जो समरी रही उन समरीज का एनालिसिस किया और तमाम चीजें वहां पर एकत्रित की, जिनको इस वीडियो में आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को अगर आप समझें तो हमने खबर पर एक बार बात कर ली है। खबर के बाद हम आर्थिक सर्वेक्षण 2024 पर बात करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल करके आते हैं उन सभी पॉइंट्स को देखेंगे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न भी है, प्रश्न प्रीलिम्स का है। वीडियो में जो तथ्य बताए जाएंगे उन्हीं तथ्यों के आधार पर आप उस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो हमारा पूरा टॉपिक है आप इसको जीएस पेपर 2 इंडियन इकोनॉमी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे रहता है वो आपके प्रीलिम्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस के एग्जाम के लिहाज से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये यहां से डायरेक्ट आपके सवाल बन सकते हैं। सरकार के प्रयास जो है, सरकार के कार्यक्रम जो है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, वो तमाम चीजें आपको इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिल जाती हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वेक्षण में जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें भारत की इकोनॉमी की सिचुएशन को लेकर के, हमारी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है उसको लेकर के जो डेटा दिया गया है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वेक्षण ये बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो महामारी से तेजी से उबर रही है। यानी कि पेंडेमिक के दौरान हमें जो एक रिसेशन की सिचुएशन देखने को मिली थी, एक जो है बहुत ज्यादा इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई थी, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज थी वो बहुत रुक गई थी, लॉकडाउन लग गया था। तो उन तमाम चीजों की वजह से जो इकोनॉमी डाउन गई थी उसमें अब आपको उबार देखने को मिल रहा है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे के डेटा की बात करें तो डेटा ये कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी जो है वो कोविड पूर्व वित्त वर्ष 2020 से 20 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा रही है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर 20% की बात नहीं हो रही है, यहां पर 20 परसेंटेज पॉइंट की बात हो रही है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वर्तमान समय में फाइनेंशियल ईयर 2024 में वो 2020 का जो कोविड पूर्व स्तर था उससे 20 परसेंटेज पॉइंट जो है ज्यादा पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2021 में महामारी के कारण जो है हमारी इकोनॉमी में 5.8% की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा वर्तमान जीडीपी स्तर जो है यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो आपका क्वार्टर 4 है उसके महामारी पूर्व प्रक्षेप वक्र के करीब जाने की जो है उम्मीद यहां पर जताई जा सकती है। यानी कि हमारा जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर के 2025 वाला, इसके दौरान ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसका जो क्वार्टर 4 होगा उस क्वार्टर 4 के दौरान कहीं ना कहीं हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर हम महामारी से पहले हुआ करते थे। यानी कि सिचुएशन में आपको सुधार देखने को मिलेगी। और वित्त वर्ष 2020 की समाप्ति के बाद जो दशक रहा उस दशक के दौरान बेसिकली आपका भारत ने 6.6% की औसत दर से यहां पर विकास जो है, यहां पर वृद्धि जो है दर्ज की है। इसके अलावा आईएमएफ के अनुमान की बात करें, यहां पर जो रिपोर्ट है उसमें आईएमएफ को भी कोट किया गया है, बार बार कोट किया गया है, वर्ल्ड बैंक को यहां पर कोट किया गया है। आईएमएफ की रिपोर्ट की अगर आप माने तो 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो 3.2% की दर से जो है बढ़ सकती है।
दुनिया में अगर आप देखें तो अनिश्चितता आपको देखने को मिल रही है। दुनिया भर में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी मौजूद है। रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से दुनिया भर में कंजम्पशन कम हो रहा है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो पिछले कुछ सालों में लगातार कम हुआ है। लेकिन इन तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद भी भारत की जो इकोनॉमी है वहां पर आपको जो है कंपैरेटिवली बेहतर संकेतक, बेहतर इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। सर्वेक्षण की अगर आप बात करें तो यहां पर एस्टिमेशन भी दिया गया है, यानी कि भविष्य की क्या सिचुएशन रह सकती है उसको लेकर के भी बात हुई है। सर्वेक्षण ये बताता है कि भविष्य का जो अनुमान है वो 6.5% से 7% के बीच में रह सकता है। यानी कि हमारा इकोनॉमिक सर्वेक्षण ये कहता है, इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 का, इस करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान हमारी इकोनॉमी 6.5% की दर, 6.5% से 7% की दर के बीच में कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमिक जो है जीडीपी जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि यहां पर एक चिंता का विषय भी दिया गया है, एक टॉपिक ऑफ द एक जो है कह सकते हैं बॉम्ब भी गिराया गया है, वो है मॉनसून। रिपोर्ट साफ तौर पर यह कहती है कि ये गति हम केवल तब प्राप्त करेंगे जब मॉनसून भारत के फेवर में रहता है। हालांकि रिपोर्ट जरूर ये कहती है, इस बात को जरूर कोट करती है कि आईएमडी का अनुमान है कि इस बार मॉनसून कंपैरेटिवली बेहतर रहने वाला है, पिछले साल से अच्छा रहने वाला है। तो यहां पर सर्टेनिटी जरूर मौजूद है, लेकिन एक जो अनिश्चितता बनी रहती है, एक अनिश्चितता का जो एलिमेंट बना रहता है वो यहां पर आपको मॉनसून के तौर पर देखने को मिल सकता है। तो ये हमने ओवरऑल समझा कि भारतीय इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में क्या सिचुएशन वर्तमान समय में चल रही है, और यहां पर दुनिया की इकोनॉमी के साथ भी कंपेयर किया गया। तो जहां एक तरफ आपका दुनिया की जो इकोनॉमी है वो पिछले 3 से 4 सालों में आप कहें कोविड-19 महामारी के बाद कंपैरेटिवली गिरी है, वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी की जब आप बात करते हैं तो भारत ने दुनिया की दूसरी इकोनॉमी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये हमने यहां पर इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करी। अब फाइनेंशियल उद्योग की बात करें, वित्तीय उद्योग की बात करें, तो वित्तीय उद्योग को लेकर के यहां पर बेसिकली आपका कुछ सुधार हुए हैं। उन सुधारों को लेकर के सबसे पहले बात की गई है कि कौन कौन सी बेहतर सिचुएशंस देखने को मिली है। तो बेहतर सिचुएशंस की अगर आप बात करें तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी क्षेत्र को जो लोन दिया गया है, निजी क्षेत्र को जो डोमेस्टिक लोन दिया गया है, 2010 में वो 50.6% के आसपास हुआ करता था, और अब ये बढ़ करके 2021 में 54.7% के आसपास पहुंच गया है। यानी कि घरेलू ऋण में बेसिकली आपका जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को लोन मिला है वो लोन कंपैरेटिवली बढ़ा है, जो कि इकोनॉमी के लिए बेहतर सिचुएशन मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की, यानी कि जो सरकार के बैंक हैं, तो हम पहले भी लगातार कई बार इन चीजों पर बातचीत करते रहे हैं। द हिंदू का जो अखबार का एनालिसिस होता है उसमें भी हमने बातचीत की है कि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे, पिछले कुछ सालों में भी नहीं, अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखेंगे तो भारत का जो पब्लिक सेक्टर बैंक का पूरा इकोसिस्टम है वहां पर आपको सकल और शुद्ध एनपीए में जो है कमी नजर आएगी। वहां पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आपको कमी नजर आएगी। अब एक चीज यहां पर आपको खासतौर पर ध्यान रखनी है कि ये जो पूरी वीडियो है, इस वीडियो में हम टर्म्स को डिफाइन करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और हर एक शब्द को अगर आप डिफाइन करेंगे तो वीडियो 4 से 5 घंटे की हो सकती है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको कोई भी चीज यहां पर समझ नहीं आती है तो आप उसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, उसके आगे आप दृष्टि लिख दीजिए तो आपको आसानी से उस पर कोई भी टॉपिक मिल जाएगा। हमने भी इस पर कई बार बात की है, आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन आप यहां पर केवल उससे जुड़े डेटा पर बात करेंगे। तो एनपीए के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इसको जाकर के इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि एनपीए होता क्या है। आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि बेसिकली पिछले कुछ महीनों में भारत के जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका एनपीए गिरा है, और एनपीए गिरने का मतलब यह है कि कमर्शियल बैंक की सिचुएशन अच्छी हुई है। एनपीए गिरना कमर्शियल बैंक्स के हित में होता है। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया है कि जो आपकी भू राजनीतिक अस्थिरता है, इसके बावजूद भी भारत का जो शेयर बाजार है वो स्टेबल बना हुआ है। आपने देखा कि लगातार 2019 के बाद से जब आप बात करते हैं तो 2019 के बाद से भारत का शेयर बाजार ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नजर आया है और नए नए रिकॉर्ड हासिल कर रहा है। चाहे आप बात करें निफ्टी 50 की, आप बात करें सेंसेक्स की, तो दोनों ही जो हमारे बेंचमार्क इंडेक्स हैं उन्होंने अपने अपने सेक्टर्स में नए जो है रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। तो अब लगातार भारत का शेयर बाजार जो है वो बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, और ये सब चीजें तब हो रही हैं जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको
एक अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध मौजूद है, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध मौजूद है। इसके अलावा और भी कई जो दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। रेड सी की क्राइसिस हमें देखने को मिली, और भी बहुत सारी क्राइसिस, ईरान और इराक के बीच, ईरान और इजराइल के बीच में हमें क्राइसिस देखने को मिली। लेकिन इन तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद, तमाम क्राइसिस के बावजूद भारत में जो शेयर बाजार है उसमें आपको एक स्टेबिलिटी नजर जरूर आ जाएगी। इसके अलावा भारत के फाइनेंशियल सेक्टर के लिए कुछ सुझाव भी यहां पर रिपोर्ट में दिए गए हैं। ये सुझाव आपको खासतौर पर याद रखने हैं क्योंकि ये सुझाव आप अपने मेंस के एग्जाम में लिख सकते हैं अगर आप इस बार का मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। तो सुझाव में अगर आप देखें, सबसे पहले यहां पर कहा गया है कि भारत को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य यहां पर सरकार ने निर्धारित किया है। अब ये जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, डेवलप्ड नेशन बनाने का लक्ष्य हमने डिसाइड किया है, इसके लिए हमें एक मजबूत फाइनेंशियल इकोसिस्टम की जरूरत पड़ेगी, एक मजबूत फाइनेंशियल इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी वित्तीय सेवा यानी कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें सुधार करना होगा। और ऐसा नहीं है कि सुधार हुआ नहीं है, आप पिछले कुछ समय में देखें तो भारत में आपको एक डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन दिखाई देगा। आप सड़कों पर उतरेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहां पर भी जो दुकानदार हैं उनके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मौजूद है, उनके पास उस इकोसिस्टम मौजूद है जिससे वो इस पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उससे जुड़ सकते हैं। तो एक तो ये सुझाव है कि हमें अपने फाइनेंशियल सर्विस इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा सार्वजनिक वित्त है, सार्वजनिक वित्त यानी कि वो ऋण, वो लोन जो कि गवर्नमेंट बैंक्स प्रदान करते हैं, उसमें और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। हमें ये वहां पर और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। वहां पर जो प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि लोन की तलाश में है, जो कि कैपिटल की तलाश में है, तो बैंकों को उनको लोन देना चाहिए। और हो सके तो अपने जो रूल्स हैं उन रूल्स में थोड़ा सा बदलाव भी कर सकते हैं ताकि जो कड़े नियमों की वजह से कई बार लोग लोन नहीं ले पाते हैं तो उनको लोन मिल सके। वो आपका जो आपकी इकोनॉमी है उसमें योगदान देंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आ सकती है। इसके अलावा आर्थिक संप्रभुता की भी जरूरत है। अब आर्थिक संप्रभुता का क्या मतलब है? आर्थिक संप्रभुता को आप इंग्लिश में करेंगे इकोनॉमिक सोवरेनिटी, यानी कि आप आर्थिक क्षेत्र में अपने डिसीजन लेने के लिए जो है फ्री हैं। आप किसी भी तरह का डिसीजन इकोनॉमिक सेक्टर में ले सकते हैं और किसी दूसरे देश की वजह से आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी डिफाइन नहीं होगी। तो इसको कहते हैं आप इकोनॉमिक सोवरेनिटी। तो इस रिपोर्ट में इकोनॉमिक सोवरेनिटी की भी बात की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट कहती है कि वित्तीय क्षेत्र को पूंजी निर्माण का समर्थन करना चाहिए, यानी कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको एसेट या फिर आप कहें कैपिटल क्रिएशन पर जोर देना चाहिए, उसको लोन देना चाहिए ताकि आगे चलकर उस लोन को इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जा सके, उस पैसे को इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जा सके और फिर वो पैसा और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। तो कैपिटल क्रिएशन पर जोर देने की बात यहां पर की गई है। एमएसएमई में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और बीमा एवं सेवानिवृत्त सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने को लेकर भी यहां पर बात हुई है कि हमारे देश में जो इंश्योरेंस इकोसिस्टम है या फिर आप कहें रिटायरमेंट इकोसिस्टम है, तो इसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है ताकि लोग जब रिटायर हों या फिर लोगों के सामने कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो उनको किसी भी तरह की समस्या ना आए, वो आसानी से उस इंश्योरेंस के अमाउंट से या फिर आप कहें वो जो आपका रिटायरमेंट फंड है उसके अमाउंट से अपने जीवन को पूरी तरह से सही ढंग से जीवित जो है जी सके। इसके अलावा सबसे अधिक संख्या में जो फिनटेक फर्में हैं उनके साथ भारत को फिनटेक राष्ट्र निर्माण बनने का लक्ष्य जो है डिसाइड करना चाहिए। अब फिनटेक फर्में कौन सी हैं? फिनटेक फर्म यानी कि वो फर्म्स जो कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो यहां पर दो शब्द आपको मिलेंगे, एक शब्द है आपका फिन और एक शब्द है टेक। ये फाइनेंस को इंगित करता है यानी कि आपका जो वित्तीय सेक्टर है, और ये आपका टेक्नोलॉजी को इंगित करता है। अब इसके प्राइम एग्जाम्पल को आप देखें तो आपका पेटीएम हो गया, पेटीएम जैसी कंपनी है, या फिर भारत पे हो गया। ये जो कंपनियां हैं ये आपका फिनटेक का एग्जाम्पल है। क्रेड हो गया, ये आपका फिनटेक का एग्जाम्पल है। तो यहां पर कहा गया है कि भारत में आपको फिनटेक की सबसे ज्यादा कंपनियां मिलेंगी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत सरकार को इस पर और ज्यादा जोर देने की जरूरत है ताकि भारत फिनटेक कंपनियों के मामले में एक बड़ा और एक इंपॉर्टेंट नेशन बन सके और दुनिया के दूसरे देश जो हैं वो भारत से सीखना चाहें, वो भारत के इकोसिस्टम से सीखना चाहें। तो भारत को एक फिनटेक राष्ट्र बनाने की जरूरत है, एक फिनटेक नेशन बनाने की जरूरत है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस और यूके की तुलना में भारत में जीडीपी में वर्तमान बीमा और पेंशन फंड संपत्ति जो है
उसकी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम है। तो ये यहाँ पर एक समस्या की बात की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप यूएस की इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर आप यूके की इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वहां पर इकोनॉमी की कुल हिस्सेदारी के तौर पर जो पेंशन फंड है, जो इंश्योरेंस फंड है, उसका अमाउंट ज्यादा है। यानी कि वहां पर लोग पेंशन और रिटायरमेंट फंड पर ज्यादा पैसा लगाते हैं, वहां पर लोग इंश्योरेंस के तौर पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोग अपनी इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए पैसा लगाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लोग इंश्योरेंस की तरफ ज्यादा नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप में से बहुत कम लोगों ने अपना इंश्योरेंस लिया होगा। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं लिया होगा, कार इंश्योरेंस नहीं लिया होगा। कार इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है, कि दूसरे तरह के जो इंश्योरेंस है वो नहीं लिए होंगे। लेकिन अब यहां पर कहा यह गया है कि भारत को भी अपने इंश्योरेंस और पेंशन फंड इकोसिस्टम में सुधार करने की जरूरत है, ताकि इसके माध्यम से लोगों को एक सेफ्टी नेट प्रदान किया जा सके, एक सुरक्षा नेट प्रदान किया जा सके। तो ये ओवरऑल यहां पर हमने देखा कि भारत सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर के क्या बातचीत की है। अब बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं अगले सेगमेंट की। तो इन्फ्लेशन को लेकर के क्या बातचीत की गई है उसको अगर आप देखें, यानी कि मुद्रास्फीति को लेकर के। मुद्रास्फीति बहुत सिंपल सा टर्म है, महंगाई आप इसको जो है आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि किसी चीज के प्राइस जो है वो बढ़ गए हैं। अब इसको लेकर के क्या कहा गया है, यहां पर एक कहा गया है कि आरबीआई और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके अगर अनुमान को आप देखें तो इनका अनुमान ये कहता है कि वित्त वर्ष 2026 तक, यानी कि अगले से अगला साल जो है, या फिर आप कहें 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, उसके दौरान भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति जो है वो मुद्रास्फीति लक्ष्य के अनुरूप आ सकती है। और मुद्रास्फीति लक्ष्य कितना है, ये है आपका 4+-2, 4+-2 यानी कि 2% और 6% के बीच में आ सकती है। यहां पे भी, यहां खास तौर पर जो बात की गई है वो 4% की बात की गई है कि 2026 तक हमारी जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, वो 4% की औसत दर के आसपास जो है आपको नजर आ सकती है। वर्तमान समय में अगर आप देखें, प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आप देखें, तो ये 4% से ज्यादा आपको नजर आएगी। इसके अलावा आरबीआई का डेटा ये कहता है कि वित्त वर्ष 2025 में हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो आपका 4.5% के आसपास आ सकता है, और वित्त वर्ष 2026 में ये 4.1% के आसपास पहुंच सकता है। यानी कि ओवरऑल आपको आरबीआई का डेटा ये कहता है कि भारत में भविष्य में अगले 2 सालों में महंगाई जो है कंपैरेटिवली कम होती हुई नजर आ सकती है। अब आपको यहां पर एक चीज खास तौर पर ध्यान रखनी है कि इसमें कोर हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात की गई है, और 2 तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। डिफरेंस क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में आपका फूड और फ्यूल को भी शामिल किया जाता है, जबकि कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल को शामिल नहीं किया जाता। छोटा सा डिफरेंस है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आईएमएफ ने भी भारत के लिए अनुमान जारी किया है। आईएमएफ के अनुमान को अगर आप देखेंगे तो उसको अनुमान में यह कहा गया है कि भारत के लिए वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर जो है वो 4.6% के आसपास रह सकती है। यानी कि करंट आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, अगले फाइनेंशियल ईयर में ये 4.2% के आसपास जा सकती है। तो आईएमएफ का जो अनुमान है और आरबीआई का जो अनुमान है वो आपको कंपैरेटिवली सेम ही नजर आएगा। वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए आरबीआई का कहना है कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 4.5% के आसपास रह सकता है, आईएमएफ का कहना है कि 4.6% के आसपास रह सकता है। यानी कि कंपैरेटिवली हमारा जो इन्फ्लेशन है वो आपको नीचे गिरता हुआ नजर आ सकता है। अब यहां पर भविष्य में मॉनसून किस तरह का रहता है, जैसे हमने पहले भी बात की कि भविष्य में भारत में मॉनसून कैसा रहता है वो तय करेगा कि भारत में महंगाई कितनी रहने वाली है। क्योंकि अभी भी अगर आप लगातार हमारे प्रोग्राम्स को फॉलो कर रहे हैं तो हम उन प्रोग्राम्स में बात करते हैं कि भारत में इन्फ्लेशन तो कम हो रहा है, भारत में कोर इन्फ्लेशन कम हो रहा है, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा। और हेडलाइन इन्फ्लेशन कम इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो खाद्य जो इन्फ्लेशन है, यानी फूड इन्फ्लेशन जो है, जो सब्जियों की कीमत है, खासतौर पर प्याज की जो कीमत है, दूसरी सब्जी हरी सब्जियों की जो कीमत है, वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और उसके बढ़ने की वजह से भारत में जो ओवरऑल महंगाई है वो भी आपको बढ़ती हुई नजर आती है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे कम होगा, तो जो खाद्य इन्फ्लेशन है, जो फूड इन्फ्लेशन है, वो केवल तब कम होगा जब भारत में मानसून अच्छा रहेगा। और अगर इस बार मानसून अच्छा रहता है तो उम्मीद है कि अगले महीने से, यानी कि अगस्त का जो महीना है, वहां पर आपका इन्फ्लेशन आपको कंपैरेटिवली बेहतर मॉडरेट होता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वर्तमान समय में ये 8 से 9% के आसपास बना हुआ है, और ये बहुत ज्यादा लेवल होता है। ये आरबीआई का थ्रेशोल्ड हमने देखा था कि 6% का होता है, और ये कहां पर है, 8 से 9% के आसपास। तो ये एक बड़ा चैलेंज जो है वर्तमान समय में बन सकता है। कुछ और चैलेंजेस की बात की गई है, जैसे एक चैलेंज ये है कि भारत में जो आपका खाद्य तेल है,
जो पाम ऑयल है, खाद्य तेल की जो घरेलू खपत है वो घरेलू उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। यानी कि हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब आप सोच करके देखिए कि हम जितना प्रोड्यूस करते हैं अगर हम उससे ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमें पाम ऑयल जो है वो दूसरे देशों से मंगाना पड़ेगा। यानी कि पाम ऑयल के मामले में निर्यात पर हमारी निर्भरता जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इसके अलावा यहां पर सुझाव भी दिया गया है। सुझाव ये दिया गया है कि हमारी इस निर्भरता को कम करने के लिए हमें जो इंपॉर्टेंट तिलहन है, जो ऑयल सीड्स हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमें सूरजमुखी के तेल पर ध्यान देना चाहिए, हमें रेपसीड पर ध्यान देना चाहिए, हमें सरसों के तेल पर ध्यान देना चाहिए, इनके उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें जो गैर पारंपरिक तेल है, यानी कि जो नॉन कन्वेंशनल या फिर आप कहें नॉन ट्रेडिशनल ऑयल्स हैं, जैसे कि आपका चावल की भूसी का तेल हो गया या फिर मकई का तेल हो गया, इनकी क्षमताओं पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो एक तरफ हमें जो हमारा ट्रेडिशनल पाम ऑयल है उसके प्रोडक्शन पर जोर देना है और उसके साथ साथ जो नॉन ट्रेडिशनल ऑयल है उस पर भी जोर देना है। जैसे मकई की भूस हो गया, इसके जैसे हमारा चावल की भूस हो गई और मकई का तेल हो गया, तो इन पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा एक कंसर्न यहां पर और है, एक चिंता का विषय और है, और वो ये है कि भारत में दालों का उत्पादन कम हो रहा है। जो पल्सेस हैं, पल्सेस का उत्पादन कम हो रहा है, तो इसके परिणाम स्वरूप कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आप दाल वाल खरीदते हैं, दाल चावल खरीदते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय में भारत में दालों की कीमतें भी आपको कंपैरेटिवली बढ़ती हुई ज्यादा नजर आ जाएंगी। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि भारत में ये समस्या इस वजह से पैदा हो रही है क्योंकि जो आपका दालों का उत्पादन है वो भारत में केवल कुछ राज्यों और कुछ जिलों तक ही सीमित रहता है। और ये जो राज्य, ये जो जिले हैं, ये आपका कंपैरेटिवली ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो अगर कोई भी नकारात्मक सिचुएशन आती है तो यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो जाता है, और अगर यहाँ पर प्रोडक्शन कम होगा तो पूरे देश में प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो पूरे देश में महंगाई दालों की बढ़ सकती है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जिन क्षेत्रों में वर्तमान समय में हम धान का उत्पादन करते हैं, जहां पर हम चावल उगाते हैं, वहां पर हमें चावल को या फिर आप कहें धान को दालों से रिप्लेस करना होगा। धान को हमें जो पल्सेस हैं उनके साथ रिप्लेस करने की जरूरत है, ताकि भारत में दालों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। और जो धान का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, जिसमें पानी की बहुत ज्यादा खपत होती है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको पानी की जरूरत होती है, उसको भी आप जो है कंपैरेटिवली कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें आपका एमएसपी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यानी कि सरकार अगर दालों के लिए ज्यादा एमएसपी देना शुरू करे या फिर दालों को ज्यादा खरीदना शुरू करे किसानों से, तो हो सकता है किसानों का जो बिहेवियरल पैटर्न है, जो कि आपको गेहूं और चावल के प्रति ज्यादा नजर आएगा। किसान जो है, क्योंकि सरकार ज्यादा खरीदती है तो किसान ज्यादा उगाते भी हैं। तो अगर सरकार क्या करे, सरकार एमएसपी पर जो है, सरकार दालों पर ज्यादा एमएसपी देना शुरू कर दे, दालों को ज्यादा खरीदना शुरू कर दे और दालों का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दे, तो इसके परिणाम स्वरूप किसान दालों को उगाने के लिए भी प्रेरित हो सकेंगे। तो थोड़ा सा सरकार के अप्रोच में बदलाव की भी यहाँ पर जरूरत महसूस की गई है। आगे बढ़े आप, अगली खबर अगर आप देखें तो अगला जो हमारा सेक्टर है वो एक्सटर्नल सेक्टर है। बहराइच क्षेत्र को लेकर के क्या बात हुई है, यानी कि दुनिया के दूसरे देशों के साथ हम जो व्यापार करते हैं उसको लेकर के क्या बातचीत यहाँ पर मिली है। तो उस बातचीत पर अगर आप नजर डालें तो सबसे पहले व्यापार घाटा और चालू खाता अधिशेष को लेकर के यहाँ पर बात हुई है। रिपोर्ट ये बताती है कि भू राजनीतिक प्रतिकूलताओं के कारण भारत का व्यापार निर्यात जो है वो प्रभावित हुआ है। यानी कि बेसिकली हम दूसरे देशों को जो भेजते थे, जो निर्यात करते थे, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, क्योंकि दुनिया में अब आपको अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कमोडिटी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वस्तुएं बेची जाती हैं, उन वस्तुओं की कीमतों में इस अनिश्चितता की वजह से थोड़ी सी कमी आई है। अब ये जो कमी आई है, इस कमी के कारण वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में भारत का व्यापार घाटा कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हुआ है। भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता हुआ आपको नजर आया है। इसके अलावा भारत ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी साइन किया है। तो इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की वजह से भी भारत का जो वैश्विक निर्यात बाजार है, उस वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है। तो ये भी एक चीज जो है वो भारत के पक्ष में आपको नजर आई है। इसके अलावा जोखिम क्या क्या है, जोखिम को लेकर भी बात की गई है। एक जोखिम यह है कि भारत के जो प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं वहां पर डिमांड में गिरावट हो रही है, वहां पर मांग कम हो रही है। यहां पर खासतौर पर अमेरिका की बात हो रही है।
अगर आप पिछले जब एक व्यापार डेटा आया था भारत का, तो उस व्यापार डेटा में पता चला था कि चाइना ने अमेरिका को रिप्लेस करके, चाइना जो है अमेरिका को रिप्लेस करके भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया था। अब चाइना ने अमेरिका को रिप्लेस तो कर दिया, भारत के दूसरे सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है अब अमेरिका। अमेरिका पहले नंबर पर था, लेकिन 2023 का जो डेटा था वो डेटा ये भी बताता है कि अमेरिका ने भारत से जो खरीदारी की, उस खरीदारी की मात्रा में वो खरीदारी जो थी वो 2022 की तुलना में कम थी। यानी कि हमारा व्यापार तो बढ़ा, लेकिन व्यापार बढ़ने के साथ साथ जो है भारत ने जो एक्सपोर्ट किया था वो एक्सपोर्ट कम हुआ। तो यहां पर ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, जिसको यहां पर रेखांकित किया गया है। और यहां पर दुनिया में जो प्रोटेक्शनिज्म की धारणा बढ़ रही है, जो संरक्षणवाद की धारणा बढ़ रही है, जहां पर दुनिया के जो तमाम देश हैं वो अपने क्षेत्र में टैरिफ लगा रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में आयात टैरिफ लगा रहे हैं, इंपोर्ट टैरिफ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर सामान बेचना महंगा हो रहा है। तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, जिसको यहाँ पर रेखांकित किया गया है। इसके अलावा व्यापार लागत में वृद्धि भी आपको देखने को मिल रही है। रेड सी क्राइसिस हमें देखने को मिली, जहां इस पूरी क्राइसिस की वजह से बेसिकली आपका इस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और ज्यादा चैलेंजिंग हो गया, और ज्यादा मुश्किल हो गया। तो एक ये क्राइसिस यहाँ पर आपको देखने को मिली, जिसकी वजह से आपका जो कमोडिटी के प्राइस थे वो कंपेरेटिवली आपको बढ़ते हुए नजर आए। तो ये आपका एक्सटर्नल सेक्टर को लेकर के बात हुई है। जलवायु परिवर्तन को लेकर भी इस रिपोर्ट में बात की गई है। जलवायु परिवर्तन अगर आप देखें तो रिपोर्ट जिस सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पर बातचीत करती है वो है आपका विकास बनाम जलवायु परिवर्तन का टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर ये सामने आता है। अगर आप भारत में देखें तो हमेशा से इस बात को लेकर डिबेट की जाती रही है कि भारत को विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, भारत को डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर भारत को जलवायु परिवर्तन की ओर ध्यान देना चाहिए। तो कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत को विकास पर ध्यान देना चाहिए, भारत को कोयले का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भारत को अभी इसकी जरूरत है। भारत अपने विकास के प्रारंभिक चरण में है, और अगर ऐसे में हम कोयले के उपयोग को कम कर देते हैं तो हमारे पास ऊर्जा का कोई बड़ा स्रोत नहीं रह जाएगा, और अगर ऊर्जा का बड़ा स्रोत नहीं होगा तो फिर ऊर्जा के अभाव में कोई देश डेवलप नहीं हो सकता है। तो ऊर्जा की हमें जरूरत है, और ऊर्जा आता है कोयले से। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वर्तमान समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट चुनौती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है, वो है जलवायु परिवर्तन। तो हमें डेवलपमेंट के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को भी बैलेंस करने की जरूरत है। तो इसी प्रश्न पर यहाँ पर इस पूरी रिपोर्ट में भी बात की गई है। रिपोर्ट ये बताती है कि भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भारत आर्थिक विकास पर भी ध्यान दे, और इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन को भी बैलेंस किया जाए। यहाँ पर एक संतुलन की धारणा अपनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। आप इसको कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की धारणा यहाँ पर अपनाने की कोशिश की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत के लिए जो गैर जीवाश्म ईंधन है उनको डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। जो नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज हैं, जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनको डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट ये कहती है कि भारत को अपनी ऊर्जा स्रोतों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यानी कि भारत, अभी हमने क्या देखा, भारत कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भर है, और कोयला इंपोर्ट से आता है, कोयला हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। या आप कहें भारत जो है तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है, और तेल हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेसिकली अपनी जो स्रोत हैं, जो पूरे सोर्स हैं, उनको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। हमें जीवाश्म ईंधनों के साथ साथ गैर जीवाश्म ईंधन, या आप कहें गैर नवीकरणीय ईंधनों के साथ साथ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के साथ साथ रिन्यूएबल सोर्सेज पर भी ध्यान देना चाहिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देने की बात यहाँ पर की गई है, और नवीकरणीय ऊर्जा में भी खासतौर पर जो परमाणु ऊर्जा है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, और जो बायोमास एनर्जी है, जैव ईंधन है, इस पर खास तौर पर जोर देकर यहाँ पर बातचीत की गई है कि हमें परमाणु ऊर्जा को और ज्यादा डेवलप करना चाहिए। हमें जो हमारा जो बायोगैस है, जो हमारी बायो एनर्जी है, उसको और ज्यादा हार्नेस करने की जरूरत है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 से 2023 के बीच में भारत में जो सौर ऊर्जा क्षमता है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। सरकार ने भी इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो अभी हाल ही में सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिस कार्यक्रम में सरकार का टारगेट है कि हम 1 करोड़ परिवारों को बेसिकली उनके घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल प्रदान करेंगे, उसकी सुविधा उनको प्रदान करेंगे। अब उस कार्यक्रम का नाम क्या है, उस इनिशिएटिव का नाम क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। इसके अलावा रिपोर्ट एक चिंता पर बात करती है, एक कंसर्न यहां पर जाहिर की गई है। कंसर्न इस बात को लेकर के है कि वर्तमान समय में जब आप पेट्रोलियम की बात करते हैं तो भारत पेट्रोलियम के मामले में आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा तेल मौजूद नहीं है।
तो हमें दूसरे देशों से तेल मंगाना पड़ता है। लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि जैसे जैसे हम ट्रांजिट कर रहे हैं, जैसे जैसे हम जो आपकी जो ट्रेडिशनल एनर्जी है, जो जैसे कि आपका तेल हो गया, कोयला हो गया, इससे बढ़ करके जैसे जैसे हम सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो रिपोर्ट ये कहती है कि भविष्य में हमें यहां से कुछ सीखना चाहिए। और हमें यह सीखना है कि जैसे हम तेल के मामले में आयात पर निर्भर थे, वैसे हम सोलर एनर्जी के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें। क्योंकि सोलर पैनल क्या है, अभी वर्तमान समय में अगर आप देखें तो जो सोलर पैनल्स हम इस्तेमाल करते हैं सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, उसमें से अधिकांश सोलर पैनल जो है वो आपके दूसरे देशों से आते हैं, वहां दूसरे उनके जो कंपोनेंट है वो दूसरे देशों से आते हैं। तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भविष्य में हमें यहां से सीखना चाहिए और सीखते हुए भारत में सोलर पैनल इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए, ताकि हमें सोलर पैनल्स के लिए दूसरे देशों पर न निर्भर रहना पड़े और हम अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट खनिज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उसको लेकर के भी ये बात की गई है कि हमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स के मामले में, जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, उनके मामले में दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना है। हमारी जरूरत है तो हमें खुद पूरी करनी पड़ेगी, तो हमें अपने देश में उन मिनरल्स को खोजने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको इस पूरे ये जो पूरे रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में मिलेंगे। तो ये पॉइंट आप अपने मेंस के एग्जाम में, अगर आप इस बार का मेंस दे रहे हैं या फिर आप अगर अगली बार का मेंस देने वाले हैं, आप अगर अगली बार के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका इस्तेमाल, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स केवल इस साल के लिए वैलिड नहीं है, ये पॉइंट्स आपके आगे आने वाले कई सालों के लिए वैलिड है। तो यहां पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेट जीरो प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट बताती है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि कमर्शियली अभी फेसिबल नहीं है, कमर्शियली अभी एक्सेसिबल नहीं है, आप उनको व्यवसायिक तौर पर प्राप्त नहीं कर सकते, उनको प्राप्त करना भारत के लिए बड़ा चैलेंज है। तो रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि भारत को जिन देशों के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है उन देशों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए, उन देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, उन देशों के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि वो टेक्नोलॉजी भारत में आ सके और भारत नेट जीरो के टारगेट को प्राप्त कर सके। तो नेट जीरो का टारगेट हमें प्राप्त करना है कब तक? 2070 तक। 2070 तक हमें नेट जीरो का टारगेट प्राप्त करना है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। और वो टेक्नोलॉजी कैसी आएगी? हमें उन देशों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा जिनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसके अलावा ग्रीन ट्रांजिशन के लिए, यानी कि जीवाश्म ईंधन से गैर जीवाश्म ईंधन तक जाने के लिए हमें फाइनेंस की भी जरूरत है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, सामर्थ्य और पहुंच, एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो हमारे पास मौजूद नहीं होगी तब तक हम चीजों को बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो फाइनेंस उपलब्ध कराना भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो ये हमने क्लाइमेट चेंज को लेकर के बात की कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के रिपोर्ट क्या बात करती है। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र को लेकर के अगर आप देखें, सोशल सेक्टर को लेकर के क्या बातचीत की गई है, उसको अगर आप समझें तो यहां पर कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक के उत्पादक और निरंतर भागीदारी के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सिंपल सी लाइन है लेकिन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है यहां पर? यहां पर यह कहा गया है कि कोई भी इंसान अपने फुल लेवल पर केवल तभी काम कर पाएगा जब उसका पेट भरा होगा, जब उसके शरीर पर कपड़े होंगे, जब उसके जो है सर पर एक छत होगी। तो इंपॉर्टेंट यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो देश के नागरिक हैं वो हमारे देश के आर्थिक विकास में योगदान दे, तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है कि हमें उन नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना होगा। क्योंकि अगर नागरिकों की मूलभूत जरूरतें ही पूरी नहीं होंगी तो फिर वो नागरिक अपनी फुल प्रोडक्टिविटी के साथ कैसे काम करेंगे, वो हमारी इकोनॉमी में कैसे योगदान देंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपने नागरिकों की मूलभूत जरूरत पूरी करनी होगी। तो ये लाइन आपके लिए मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको आप खास तौर पर ध्यान रखें। इसके अलावा सोशल सेक्टर में डिजिटलाइजेशन को लेकर के बात की गई है। यहां पर कहा गया है कि हमें स्वास्थ्य सेक्टर का डिजिटलाइजेशन करने की जरूरत है, हमें शिक्षा क्षेत्र का डिजिटलाइजेशन करने की जरूरत है, हमें शासन का डिजिटलाइजेशन करने की जरूरत है, ताकि गवर्नमेंट को मिनिमल किया जा सके और गवर्नेंस को मैक्सिमम किया जा सके। इसके अलावा जो कल्याणकारी खर्च है, यानी कि सरकार लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जो खर्च करती है, उस खर्च के प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी हमें उसको डिजिटल रूप में ले जाने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि सरकार केवल इन चीजों का दावा कर रही है, सरकार ने ये चीज की भी है। यहाँ पर स्वास्थ्य क्षेत्र को डिजिटल बनाने के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं, हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं, शिक्षा क्षेत्र को डिजिटल बनाने के लिए काम किए गए हैं। आप जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट अब जो है वो डिजी लॉकर में जमा कर सकते हैं, तो ये भी सरकार ने प्रयास किया है।
शासन को डिजिटल बनाने की बात की गई है। अब आप देखेंगे कि भारत में जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। उस वेबसाइट पर जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, वहां से तमाम सेवाएं ले सकते हैं। तो ये भी प्रयास सरकार ने किए हैं। इसके अलावा कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की जब आप बात करते हैं तो सरकार ने डीबीटी का इस्तेमाल किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इस्तेमाल किया है, जहां पर सरकार जो है बेसिकली अब डायरेक्ट लोगों के खाते में, उनके अकाउंट में पैसे जमा करती है। तो इससे जो मिडिलमैन होते हैं, जो पहले पैकेज लीक हो जाता था, उस लीक को यहां पर समाप्त किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रयास सरकार की ओर से यहां पर किए गए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी इस सेक्टर में और ज्यादा काम करने की जरूरत है। शिक्षा के मामले में अगर आप बात करें, एजुकेशन को लेकर के क्या कहा गया है, तो एजुकेशन को लेकर के कोविड-19 का बहुत महत्वपूर्ण जिक्र आपको देखने को मिलेगा। रिपोर्ट ये बताती है कि कोविड-19 महामारी की जब शुरुआत भारत में हुई थी, तो इस पूरी अवधि के दौरान जब कोविड हमारे देश में मौजूद था, बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, बहुत सारे बच्चों का स्कूल ड्रॉप आउट हो गया क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी और बहुत सारे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। तो बहुत सारे बच्चे जो है एजुकेशन में पीछे रह गए, तो उनका जो लर्निंग पूरा जो कर्व था वो कर्व नीचे आ गया। तो अब रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उनका लर्निंग लॉस जो है, जो लॉस हुआ है, उनको जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी सरकार की है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उन बच्चों को एडिशनल सुविधाएं दे, एडिशनल जो है कुछ ऐसी सुविधाएं प्रदान करे ताकि उनका जो नॉलेज गैप है, उस गैप को ब्रिज किया जा सके, उस गैप को फिल किया जा सके। इसके अलावा इस पूरे रिपोर्ट में मानसिक स्वास्थ्य यानी कि आपका मेंटल हेल्थ को लेकर भी यहां पर बात की गई है। मेंटल हेल्थ को लेकर के जो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर हुई है वो है आपका डीस्टिग्मेटाइजेशन। डीस्टिग्मेटाइजेशन का मतलब यह है कि मानसिक स्वास्थ्य को कलंक के दायरे से बाहर करना, जो स्टिग्मा बना हुआ है उस स्टिग्मा के दायरे से बाहर करना। अब आपने भी देखा होगा आपके आसपास अगर कोई आपका दोस्त डिप्रेशन को लेकर के बात करता है तो अक्सर लोग उस पर हंसते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन डिप्रेशन एक असल समस्या है, एक असली समस्या है। लोग इससे गुजर सकते हैं और बहुत खतरनाक समस्या हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम अपने समाज के भीतर इस पूरी समस्या को एक बीमारी के तौर पर स्वीकार करें, इसको एक्सेप्ट करें और फिर उसको कलंक के दायरे से बाहर करें। जैसे बुखार आना एक बहुत सामान्य सी बीमारी हो सकती है, उसी तरह डिप्रेशन को भी हमें ट्रीट करना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, हमें उसे सोसाइटी में एक्सेप्ट करना है और फिर उस व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना है कि अगर आप इस तरह की कोई बात करते भी हैं तो सोसाइटी आपका मजाक नहीं उड़ाएगी। तो डीस्टिग्मेटाइजेशन करना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सामुदायिक भागीदारी इंपॉर्टेंट है, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिटी के बिना आप किसी भी काम को एक नेशन लेवल पर लागू नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके लिए विशेष मानव संसाधनों की आवश्यकता है। यानी कि हमें ऐसे स्पेशल एक्सपर्ट की जरूरत है जो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, जो मेंटल हेल्थ है, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, उसको निपटने के लिए काम कर रहे हैं, उसको दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की भी यहां पर जरूरत है, इसकी भी बातचीत इस पूरी रिपोर्ट में की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की भी बात की गई है, डेवलपमेंट लेड बाय द वुमेन उसकी भी बात की गई है। रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में निष्पक्षता और आर्थिक विकास के लिए महिलाओं के बीच संपत्ति के स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। कई ऐसी योजनाएं आई जहां पर जैसे एक प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उसमें बताया गया कि जितने भी घर जो मिले उसमें से अधिकांश घर जो रहे वो आपका महिलाओं के नाम पर दिए गए। इसके अलावा सरकार जो है, जब आप घर की रजिस्ट्री करते हैं, अगर आप उस घर की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करते हैं तो सरकार आपको रजिस्ट्री में थोड़ी सी छूट देती है। तो ये तमाम प्रयास है सरकार के, ताकि महिलाओं की भागीदारी जो है, हमारा जो विकास है उसमें महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये भी आपको देखने को मिला सामाजिक क्षेत्र में। इसके अलावा अगर आप बात करें रोजगार और कौशल के मामले में, तो यहां पर सबसे पहले सकारात्मक बदलावों को अगर आप देखें तो सरकार का कहना है कि सरकार ने फॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा दिया है, यानी कि औपचारीकरण को बढ़ावा दिया है, कौशल विकास को बढ़ावा दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया है, इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा दिया है और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया है। तो सरकार ने ये अपनी उपलब्धियां जो है गिनवाई है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस स्थापित करने में जो चुनौतियां आती थी उन चुनौतियों को कम करने की कोशिश की है। इसके अलावा लॉजिस्टिक लागत को कम करने की कोशिश की गई है, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है
और एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट को यहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है। हालांकि रिपोर्ट में कुछ चैलेंजेस की भी बात की जाती है, ये चैलेंजेस आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। रोजगार की जब भी बात आती है तो वहां पर आप अगर कुछ चैलेंजेस लिखेंगे तो इंपॉर्टेंट होगा। चैलेंजेस में सबसे पहले ये कहा गया है कि भारत में जो कार्यबल है, जो वर्कफोर्स है, वो वर्कफोर्स बढ़ रहा है, लेकिन उस बढ़ते हुए वर्कफोर्स में आपको जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है, उसकी हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हमें बढ़ते हुए वर्कफोर्स को औपचारिक रूप देने की जरूरत है, फॉर्मल रूप देने की जरूरत है। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में नौकरी सृजित करने की जरूरत है, और ताकि ये जो सेक्टर है ये आपका कृषि से श्रमिकों को अब्सॉर्ब कर सके, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और उस एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि वहां से लोगों को निकाल करके हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेकर के जाएं। इसके अलावा जो आपके रेगुलर पेंशन, जो आपके रेगुलर सैलरी वाले लोग हैं, जो वेतनभोगी लोग हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करना इंपॉर्टेंट है। अगर रिपोर्ट की आप मानेंगे तो रिपोर्ट ये कहती है कि वर्तमान समय में 53% कर्मचारी ऐसे हैं जिनको इस तरह का लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन को लेकर भी यहां पर बातचीत की गई है। रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया भर में जो आपका रोजगार का सेक्टर है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा व्यवधान पैदा कर रहा है, एक बड़ी डिसरप्शन पैदा कर रहा है। कई लोगों की नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जा रही हैं। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट ये है कि भारत सरकार इस पूरे सेक्टर पर, इस पूरे क्षेत्र पर और ज्यादा रिसर्च करे, यहाँ पर और ज्यादा अनुसंधान पर निवेश करने की जरूरत है, ताकि हमें ये पता लग सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जिन लोगों की जॉब जा रही है उन लोगों को हम कहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं, उन लोगों को कहां पर दूसरी नौकरी दी जा सकती है। तो इसके लिए सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में ज्यादा रिसर्च पर फंड करने की जरूरत है। इसके अलावा रोजगार प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित यहां पर किया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर सरकार के पास एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। सरकार देश के सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, कुछ ही लोगों को दे सकती है। अब लेकिन हमें तो सभी लोगों को नौकरी देनी है, तो कौन इंपॉर्टेंट है? फिर इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है प्राइवेट सेक्टर की, जहां पर अपार संभावनाएं हैं। तो आप प्राइवेट सेक्टर को डेवलप कीजिए ताकि प्राइवेट सेक्टर सभी युवाओं को नौकरी प्रदान कर सके। तो प्राइवेट सेक्टर को लेकर के यहाँ पर बात की हुई है। तो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने समझा। कृषि क्षेत्र को लेकर के क्या बात हुई है उस पर अगर आप बात करें तो कृषि क्षेत्र को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में कृषि सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में एवरेज अगर आप देखें तो 4.18% की दर से आपको विकास जो है देखने को मिल जाएगा। इतनी गति से आपको विकास देखने को मिला है। छोटे किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए अब यहाँ पर सुझाव दिया गया है कि जो छोटे किसान है वो अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कि सरकार का टारगेट है कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो रिपोर्ट ये कहती है कि उसके लिए जो उच्च मूल्य वाली कृषि होती है, जो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है, जैसे कि आपका फल उगाना हो गया, फ्रूट्स का जो पूरा एक जो सेगमेंट है वो हो गया, सब्जियों का सेगमेंट है, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, डेयरी हो गया। तो ये जो आपके क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में किसानों को ट्रांसफर करने की जरूरत है, खासतौर पर वो उन किसानों को जो कि अभी तक आपका ट्रेडिशनल सेक्टर में काम कर रहे हैं। अभी भी वो किसान जो कि आपका गेहूं और चावल उगा रहे हैं, उन किसानों को आपका इन सेक्टर्स में ट्रांसफर करने की जरूरत है, ताकि उनकी जो आय है उस आय को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा यहां पर रिपोर्ट में तिलहन, दलहन यानी कि आपका इसके जो दालें होती हैं और जो बागवानी है उसकी और फसलों के डाइवर्सिफिकेशन यानी कि आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है। और हमने बात की थी कि ये आप एमएसपी के जरिए कर सकते हैं। और साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस को भी सरकार ने अपनी इस रिपोर्ट में रेखांकित किया है। तो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, तो अब सरकार कोशिश कर रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्राइवेट निवेशक जो है जो आपका अभी तक जो है दूसरे सेक्टर्स में निवेश कर रहे थे, उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रेरित किया जाए, उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आकर्षित किया जाए। इसके अलावा और क्या यहाँ पर बात हुई है? चलिए, ये तो पूरा टॉपिक रहा जिस टॉपिक को हमने देखा कि ये जो हमारा पूरा इकोनॉमिक सर्वे था
उस इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया। तो जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सभी टॉपिक्स पर हमने विस्तार से, क्योंकि 522 पेजों का पूरा आपका इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि हर एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की जाए, लेकिन उस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जितने इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे, सेक्टर थे, उन सभी सेक्टर्स की इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर रेखांकित करने की कोशिश इस पूरी वीडियो में हमने की है। अब अंत में एक सवाल आप देख लें। सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो का टारगेट अपने लिए डिसाइड किया है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 2050, ऑप्शन बी 2060, ऑप्शन सी 2070 और ऑप्शन डी 2080। बहुत आसान सा सवाल है और आसानी से आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके भी बताइएगा। और कल जब बजट आएगा तो उस बजट का भी विस्तार पूर्वक विश्लेषण आपको इसी चैनल पर, इसी जगह पर देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।